नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी प्री, व्यापम और समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल शुरू करेंगे। बहरहाल एमपीपीएससी प्री में यूनिट 4 और एमपीपीएससी मेंस यूनिट 1 विश्व भूगोल की बात करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम विश्व भूगोल के दृष्टिकोण में पूरे विश्व के लक्ष्य के साथ चलेंगे। मित्रों, इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं। तत्पश्चात हम पूरे विश्व के भूगोल को खास करके मानचित्र के माध्यम से एक एक चीज को समझेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? इसके लिए आप हमेशा अपने साथ एटलस रखिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जिन विद्यार्थियों की एटलस पर पकड़ बहुत अच्छी रहती है वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मित्रों, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। मैं आपको आज कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ज्योग्राफी क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो मैं उस समय आपको पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या है, इन समस्त सिद्धांतों को लेकर चलेंगे। किस प्रकार से वर्तमान महाद्वीपों की स्थापना हुई, कौन सा महाद्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब आगामी कक्षाओं में देखेंगे। फिलहाल मैं कुछ बेसिक चीज आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को अगर हम बीच के दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसका उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इसका दक्षिण का भाग कहलाता है दक्षिण गोलार्ध, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और जो ये रेखा बीच से पृथ्वी को बांट रही है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। सोचने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि सर हमें तो अभी ना अक्षांश रेखा के बारे में पता है, ना ही देशांतर रेखा के बारे में पता है और ना ही भूमध्य रेखा के बारे में पता है, तो इनको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी मैप पर पकड़ कैसे हो, क्योंकि जब दो चीजें एक साथ चलेगी तो एक और आप मैप पर पकड़ कर पाएंगे और दूसरी ओर हम विश्व भूगोल की चर्चाओं को रख सकेंगे। उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार अगर हम पृथ्वी को देशांतर रेखा के माध्यम से काटते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं, तो इसका इधर वाला भाग कहलाता है पूर्वी भाग और इधर का भाग कहलाता है पश्चिमी भाग। ये सामान्य सी चर्चाएं थी, इसको अगर आप समझ लेंगे तो अगली कक्षाओं में आपको फायदेमंद रहेगा। अब इसी आधार पर हम लोग अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत पूर्व में स्थित है। किसके पूर्व में स्थित है? तो यूरोप के पूर्व में स्थित है। क्यों? क्योंकि हम इसके आधार पर चलते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग इस नक्शे को देख पा रहे हैं, हम इस नक्शे में चर्चा कर रहे हैं कि पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों की। ये आपका जो ऊपर वाला महाद्वीप है ये है नॉर्थ अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आप यहाँ देखेंगे हडसन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैरिबियन सी मिल जाएगा, कैरिबियन देश मिल जाएंगे। फिर यहाँ मिलेगा आपको साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो महाद्वीप हैं। इन दोनों महाद्वीपों के इस साइड का जो भाग कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण का भाग कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम का भाग प्रशांत महासागर कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए ये प्रशांत महासागर जो है इस हिस्से तक आ रहा है, अर्थात पृथ्वी इस राउंड फिगर में है। तो यदि हम पृथ्वी कहीं से भी देखें, प्रशांत महासागर की स्थिति नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि पृथ्वी गोल है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित महासागर कौन सा है? हमारा प्रशांत महासागर। उसी प्रकार अब हम इधर चलते हैं। ये हमारा है यूरोप और ये है हमारा अफ्रीका। अभी मैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहा हूं कि बेसिक आप जब समझ जाएंगे तो आपको अगली कक्षाओं में बहुत फायदा रहेगा और आप उनको अच्छे समझ पाएंगे। तो ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका को जो विभाजित करता है वो है भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर। अब आप यहां देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर। इसीलिए मैंने आपको ये पृथ्वी का जो विभाजन है इस रूप में बताया। तो यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर, जबकि दक्षिणी भाग में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का समुच्चय है। जब हम विश्व के भूगोल को या भौतिक भूगोल को पढ़ते हैं तो हम इन महासागरों में उत्पन्न होने वाली धाराओं को भी पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं महासागरीय जलधाराएं। क्या कहते हैं? महासागरीय जलधाराएं। ये महासागरीय जो जलधाराएं होती है, ये महासागरीय जलधाराओं का विश्व के समस्त महाद्वीप पर, देशों पर कहीं ना कहीं हम प्रभाव देखने को मिलता है।
ठीक है। फिर हम आते हैं, ये यूरोल पर्वत है और यहाँ कैस्पियन सागर है। ये यूरोल पर्वत क्या करता है, यूरोप और एशिया को विभाजित करता है, अर्थात यूरोल पर्वत के पश्चिमी भाग का क्षेत्र क्या कहलाता है, यूरोप पर्वत का पश्चिमी भाग का क्षेत्र यूरोप कहलाता है और यूरोल पर्वत के पूर्वी भाग का क्षेत्र एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एशिया कहलाता है। ठीक है। अब एशिया में हम कौन कौन से देश मूल रूप से देखते हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, आप यहाँ देखेंगे जापान आ जाएगा, जापान जो कि 4 द्वीपों में मिलकर बना है, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, है ना, होक्काइडो, इन 4 द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। एशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार इत्यादि समस्त देशों की चर्चा हम एशिया महाद्वीप में करते हैं। एशिया महाद्वीप में यहाँ आप देखें अरब सागर, यहाँ मिल जाएगी आपको बंगाल की खाड़ी, क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर आपको इंडोनेशिया द्वीप सब मिल जाएगा, सुमात्रा द्वीप मिल जाएगा और हिंद महासागर में ही विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अर्थात ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट नीचे आता है न्यूजीलैंड। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था विश्व का। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में अटलांटिक महासागर है, उनके पश्चिम में आप देखेंगे एशिया है, सॉरी पूर्व में एशिया है, हिंद महासागर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब इन बेसिक स्ट्रक्चर के पश्चात हम आगे सबसे पहले कुछ महाद्वीपों को उठा के चलते हैं। इन महाद्वीपों की श्रृंखला को समझते हैं कि कौन सा महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी जल संधि है, कौन सा जलद मरुमध्य है। और ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एमपीपीएससी के प्री और मेंस में स्पष्ट इनकी विशेषता, पर्वत, पठार, नदियां, झरने इत्यादि पूछा गया है। ठीक है। तो हम अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का। मैंने जैसे को अभी आपको बताया कि हम क्रमिक रूप से समस्त महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे और इनका अध्ययन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उत्तरी अमेरिका का नक्शा। अब उत्तरी अमेरिका में चूंकि अगर हम पर्वत, पठार, इसकी भौगोलिक संरचनाओं को पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबी प्रणाली होने वाली है, लंबा चल, किंतु हमें उतना ही पढ़ना जितना कि हमें हमारी परीक्षा की मांग होगी, है ना। हमें कोई भूगोलविद नहीं बनना है, हमें सिर्फ उतना ही जानना है जितना कि परीक्षक हमसे चाहता है। अब इस उत्तरी अमेरिका के नक्शे में चूंकि जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित है और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर स्थित है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सागर की। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ से इधर अलास्का का जो क्षेत्र है या कि रशिया अर्थात एशिया से लगा हुआ है। यहाँ पर बेरिंग सागर है और ब्यूफोर्ड सागर है। तो बेरिंग और ब्यूफोर्ड सागर के मध्य में हमें यहाँ पर एक जलसंधि मिलती है। इस जलसंधि को हम लोग बोलते हैं बेरिंग जलसंधि। क्या बोलते हैं, बेरिंग जलसंधि। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपने तो शुरू से ही आते से ये बताना स्टार्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं है कि जलसंधि क्या चीज होती है। तो जलसंधि का मतलब होता है कि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली संधि, जो दो जलीय क्षेत्रों को आपस में मिलाती हो, इसको बेरिंग जलसंधि नाम दिया गया है, जो बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ड सागर को आपस में जोड़ती है। उसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड है आपको, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड है और यहां पर आइसलैंड है। तो यहां पर आप लोगों को जो है डेविस जल संधि और बायफिन जल संधि प्राप्त होगी। ठीक है। अब हम यहां पर कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, ये वाला हिस्सा, आप साथ में क्या करें, एटलस भी देखते चले कि यहां पर आपको मिलेगा ब्रुक्स पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा, ब्रुक्स पर्वत। ये है ब्रुक्स पर्वत आपका। तो हमें ये सब जानने के पीछे का रीजन क्या है, इन सब के जानने का पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि ब्रुक्स पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है। फिर आपको यहाँ मिलेगा रॉकी पर्वत, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा सिएरा नेवाडा पर्वत। ठीक है। तो यहाँ पर जब सिएरा नेवाडा के पास आप देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट स्टेट बसे हुए हैं। यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को, जिनको आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर बसा है लॉस एंजल्स। इसके पश्चात हम आते हैं उत्तरी अमेरिका के इस वाले नक्शे में। यहाँ पर आपको दो नदियां मिलेगी, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी जो नदियां हैं, ये मैक्सिको खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जो कि उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां मानी जाती है। इसी उत्तरी अमेरिका में आपको यहाँ पर येलोस्टोन नेशनल पार्क मिलेगा।
येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच जो मध्य से रेखा निकलती है, जो अक्षांश रेखा गुजरती है, यह अमेरिका को दो भागों में बांटती है। ये उत्तरी भाग कहलाता है कनाडा और दक्षिणी भाग कहलाता है अमेरिका। और इस अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, जो कि ब्लू रिज पर्वत श्रृंखला के पास बसी हुई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ब्लू रिज माउंटेन है, ये कौन सा है, ब्लू रिज माउंटेन है। और ब्लू रिज माउंटेन के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत मिलेगा। और इसी ब्लू रिज माउंटेन के पास आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, जो कि इस संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अथवा कैपिटल है। वहीं आपको वॉशिंगटन डीसी के जस्ट ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगा हुआ मिलेगा आपको बोस्टन। ये जो बोस्टन है, ये बोस्टन खास करके अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान सबसे प्रसिद्ध स्थान रहा था। जब अमेरिकन क्रांति पढ़ी जाती है विश्व इतिहास में, तो यहाँ पर बोस्टन टी पार्टी होती है, जो कि क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर माना गया था उस समय का। ठीक है, बहरहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कनाडा और अमेरिका के मध्य में, कनाडा और अमेरिका के मध्य में 5 इंपॉर्टेंट झीलें मिलेगी। ये 5 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जिनको हम लोग हमारे हाथ की 5 पंजों के अनुसार बांट सकते हैं। इनके अनुसार हम इनको बांट सकते हैं। इन झीलों में जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने ए नाम से मेंशन किया है, यह सुपीरियर झील, सुपीरियर। इसके पश्चात बी जो झील है, यह है मिशिगन। इसके पश्चात क्या जो झील है, यह ह्यूरॉन, यह कहलाती है इरी, और यह कहलाती है ओंटारियो। ओंटारियो यदि हम इसको इस रूप में बांटे तो हम हाथ के पंजे के अनुसार इनका विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, इन 5 भागों में हम इन झीलों को बांट सकते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका या कनाडा की बॉर्डर पर बसी हुई झीलें हैं। ठीक है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। बहरहाल हम थोड़ा सा मैपिंग समझ लेते हैं कि आखिरकार हम इनको पढ़ने का कारण क्या रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील के जस्ट नीचे शिकागो देश बसा हुआ है। ये जो शिकागो देश है, ये किस लिए प्रसिद्ध है आप सभी जानते हैं। सबसे पहली बार अगर हम लोग बात करें, शिकागो में जब 1893 में 1893 में विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उस समय हमारे महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने अपने दर्शन दिए थे और उन्होंने भारतीय सनातन धर्म की व्याख्या की थी। तो वो जिस शहर में व्याख्या की थी वो शिकागो है, और जो शिकागो है वो कहां पर आपके मिशिगन झील के पास है। वहीं मिशिगन और ह्यूरॉन झील के बीच में आपको मिलेगा डेट्रॉइट। ये डेट्रॉइट आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश की पीथमपुर डेट्रॉइट, जो कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सर आपने सभी स्टेट्स के नाम ना बताए, कुछ मैं क्या बताएं, उसका रीजन ये है कि जब आप भूगोल में आगामी कक्षाओं का अध्ययन करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप डेट्रॉइट पढ़ रहे हैं, शिकागो पढ़ रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को पढ़ रहे हैं, लॉस एंजल्स, वॉशिंगटन डीसी, बॉस्टन जैसे शहरों का नाम पढ़ेंगे तो आपको उनकी लोकेशन पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो फिलहाल फिर मैं आपको बताता हूँ, हमने ब्रुक्स पर्वत देखा, प्रेशन देखा, उसके बाद आपका रॉकी देखा, सियरा नेवाडा देखा, इसके बाद ब्लू रिज, इन पर्वत श्रृंखलाओं की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हडसन की खाड़ी। ये हडसन की खाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, इस हडसन की खाड़ी में कई सारे छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, साउथहैम्पटन है यहाँ पर, कोटावा है यहाँ पर, ओट्स है यहाँ पर, मैंसल है यहाँ पर, बेल्चर है यहाँ पर। तो इन समस्त द्वीपों की जो श्रृंखलाएं हैं हडसन की खाड़ी में है। ठीक है ना। हालांकि हमें इतने डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन यूपीएससी को छोड़कर इतने डीप से प्रश्न नहीं करता है, किंतु ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है कि हडसन की खाड़ी के आसपास क्या है। फिर जैसे कि हम हडसन की खाड़ी से जाते हैं तो आपको बैफिन की खाड़ी दिखाई देगी। बैफिन की खाड़ी के साथ ही यहाँ का आपको दिखाई देगा लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। अब जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि ब्यूफोर्ड सागर और बेरिंग सागर को मिलाने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। ये दिमाग में छाप लीजिएगा कि किन्हीं भी दो जलीय क्षेत्र को या जलीय सागरीय क्षेत्र को मिलाने वाली जो संधि होती है उसको जल संधि कहा जाता है।
उसी प्रकार बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जो मिलाने वाली जल संधि है, इस जल संधि को बोलते हैं डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे ऊपर आर्कटिक सागर आ जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा सॉरी डेनमार्क जल संधि। कौन सी मिलेगी यहाँ पे? डेनमार्क जल संधि। तो इस तरह से 4-5 जल संधियां हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बैरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, डेनमार्क जल संधि। इसके पश्चात एक यहाँ पर आपको मिलती है मैक्सिको खाड़ी और सार्गेसो सागर। जब हम महासागरीय जलधाराएं पढ़ते हैं तो महासागरीय जलधाराओं में उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा के मध्य में शांत क्षेत्र में मिलता है। इस शांत क्षेत्र को बोलते हैं सार्गेसो क्षेत्र। सार्गेसो कहा जाने का मेन कारण होता है कि यहाँ पर सार्गेसो नामक घास पाई जाती है और उस घास के आधार पर इस सागर का नाम सार्गेसो पड़ा है। तो यहाँ पर हमें मिलेगी फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी मिलेगी? फ्लोरिडा जल संधि। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका कैरिबियन सागर है। इस कैरिबियन सागर में कई छोटे छोटे द्वीप या टापू पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा हैती, आपने सुना होगा जमैका, आपने सुना होगा बहामास, आपने सुना होगा क्यूबा। तो ये जो ऐसे कई कैरिबियाई देश समूह है जो कैरिबियन सागर में पाए जाते हैं। इन कैरिबियाई देश समूह को हम लोग क्या, इनमें क्यूबा, हैती, जमैका, बहामास से कई सारे टापू हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्यूबा है इसकी एक विशेष घटना मानी जाती है और इसकी घटना जो है हम शीतकालीन युद्ध या गृह युद्ध से जोड़ सकते हैं, जो कि वर्ष 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की घटना देखी जाती है। जब रशिया और अमेरिका अर्थात यूएसएसआर और यूएसए के मध्य में कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय क्यूबा इस छोटे से देश ने उस कोल्ड वॉर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भूमिका क्या निभाई थी कि उस कोल्ड वॉर को वॉर में तब्दील करने की भूमिका निभा सकता था क्यूबा, जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है, सबसे ज्यादा शक्कर उत्पादक के देश के रूप में जाना जाता है। ये घटनाएं आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं। बहरहाल अब एक और जो अच्छी बात आप यहाँ देखेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ जनसंख्या नगण्य है। आप देखेंगे जब भी एटलस उठा के आप इस ग्रीनलैंड के नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रीनलैंड के चारों ओर ही कुछ हिस्सा ग्रीनिश दिखाई देगा, बाकी शेष हिस्सा जो ग्रीनलैंड का है वो मध्य का वो आपको सफेद दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये पूरा ग्लेशियरिक आइलैंड है, पूरा ग्लेशियर से घिरा हुआ आइलैंड है। अब ये ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर अर्थात बर्फ, ठीक है। और ग्रीनलैंड में आप एक और राजनीतिक जब मैप देखेंगे एटलस का तो गौर करने वाली बात है कि ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। किसका कब्जा है? डेनमार्क का। डेनमार्क एक देश है जो कि कहां पर है? यूरोप में है ना। आज भी डेनमार्क के अधीन है और इसीलिए यहाँ की जो जल संधि आप देख पा रहे हैं इसका नाम रखा गया है डेनमार्क जल संधि, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इन श्रृंखलाओं को देखा है। आप चाहें तो उसको और गहराई से पढ़ सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इतना काफी होता है इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ब्रुक्स पर्वत है, यहाँ पे सॉरी अलास्का पर्वत है, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला और आप देखेंगे मैकेंजी। तो प्रश्न की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो किस रूप में होगी? सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि रॉकी पर्वत कहां पर स्थित है। हालांकि अभी मैंने किसी भी पर्वत पठार की विशेषताओं को नहीं बताया है कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, उस पर्वत की विशेषता क्या है ना। ये हम तब समझेंगे जब हम पहले इनके नक्शों को समझ लेंगे। जनरली एक विद्यार्थी क्या करता है, एक विद्यार्थी किसी भी वन लाइन फैक्ट को उठाकर रटने का प्रयास करता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत ये है, इस पर्वत की विशेषता ये है। वो आप तब करिएगा जब आपको उनकी पर्टिकुलर लोकेशन पता होगी, और जब आप उनकी पर्टिकुलर लोकेशन जान जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप सीधे सीधे तौर पर समझ जाएंगे कि वो प्रसिद्ध क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पर सियरा नेवाडा के बारे में बताया आप लोगों को, है ना। और यहाँ पर आप कई सारे देश देखेंगे, है ना, जैसे कि पनामा हो गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना। तो ये सब श्रृंखलाओं को हम एक व्यवस्थित रूप से समझेंगे, जानेंगे। आगे अगली कक्षा में हम 2 अगले महाद्वीपों को लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप एक बार एटलस को जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट।